हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी हूं फॉर क्लास 12। तो बेसिकली आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ा है, जहां पे आपने एक इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा, मार्केट डिमांड के पढ़ा, मतलब एक स्मॉलर कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। उसके बाद हमने कॉस्ट प्रोडक्शन और आपने ऐसी काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी। लेकिन 12th के अंदर इकोनॉमिक्स थोड़े बड़े लेवल पे आ जाता है, जिसे ब्रॉडर कंसेप्ट कहा जाता है। वो होता ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़े ब्रॉडर कंसेप्ट में माना जाता है। अब बेटा इकोनॉमिक्स तो अपन समझ चुके हैं कि होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी जो है कि आसपास की चीजों के अंदर हम रिसोर्सेज, ह्यूमंस और हमारे इन्फ्लेशन रेट्स और इन सारी चीजों की बात करते हैं, और हम इसी प्रकार हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट होता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी अफेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग इस इकोनॉमी से इंपैक्ट हो रहे हैं। कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, वो सारी चीजें हम समझते हैं। इवन इन हम 11th में भी समझे थे और 12th में हम थोड़े बड़े एस्पेक्ट में समझेंगे, जो कि है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी बुक है, इस बुक में आपको कई सारे चैप्टर्स मिलेंगे, और चैप्टर्स के अंदर भी आपको कई सारी नॉलेज मिलेगी। मतलब चैप्टर के अंदर भी चैप्टर्स हैं आपके, है ना, कि यूनिट्स है, यूनिट्स के अंदर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, उसका भी बाइफर्केशन काफी सारा दिया गया है। अब यहां पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इकोनॉमिक्स हमारे लिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इकोनॉमिक्स मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी इससे अफेक्ट होती है। जब हम 12th पास करके जब हमारे कॉलेज डिग्रीज के अंदर जाएंगे, हमारे अपने अपने प्रोफेशंस के अंदर जाएंगे, तो हमें समझना पड़ेगा कि जिस इकोनॉमी में हम लोग काम कर रहे हैं, उस इकोनॉमी को कैसे चलाया जाता है, उस इकोनॉमी के चेंजेस आने से हमारी जिंदगियां कैसे इफेक्ट हो रही है। तो उससे हम हमारी जिंदगी को बेहतर सीख सकते हैं, बेहतर चला सकते हैं, और उस एस्पेक्ट से हमारी नॉलेज लेवल बहुत बढ़ती है। कभी आप शेयर मार्केट वगैरह में डील करना चाहो, या ऐसे एस्पेक्ट जो कि इकोनॉमी के अंदर ऐसे ट्रेंड्स लाती है जो कि हमारे जिंदगी जीने के तरीके, हमारे बिजनेस, हमारे काम, हमारे खर्चे, कंज्यूमर परचेजिंग पावर जिसे बोला जाता है, परचेजिंग पावर इफेक्ट होती है। ऐसी कई सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। हम लोग इसके अंदर रियल लाइफ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, जहां पर आप इकोनॉमी के रियल लाइफ एग्जांपल्स इन किताबों में जो लिखा है उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक इसको पहले चालू करने से पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली ये बुक में है क्या, और बुक में होने से हमें क्या क्या वेटेज है और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आइए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी उस बारे में जरा समझते हैं। तो बेसिकली हमने एक चीज समझी कि बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बुक है। अब आ जाते हैं बेटा इसका नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि अपना है चैप्टर नेम्स। चैप्टर जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यह आपकी किताब है एनसीईआरटी की, बेटा एनसीईआरटी को बेस चला के अपन लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या समझा इसके अंदर कि आपके पास ये पूरा एक चार्ट है जहां पे आपके चैप्टर्स लिखे गए हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताया जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या और इसका पर्पस क्या है होने का, है ना। उन सब चीजों के बारे में अपन एक डिस्कशन करेंगे। फिर आता है हमारा नेशनल इनकम। बेटा नेशनल इनकम इज बेसिकली नेशन की इनकम के बारे में बात करना। उसमें कई सारे फॉर्मुलेज हैं और कई सारे कंसेप्ट हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो है आपका बताता है बेटा मनी क्या है, मनी पहले कैसा हुआ करता था, फिर बैंकिंग सेक्टर क्या है, मनी का होना क्यों जरूरी है, बैंकिंग सेक्टर का होना क्यों जरूरी है, बैंकिंग सेक्टर कितना वास्ट है। ऐसे कई सारे टर्म्स आपके इसमें होंगे जो कि आपने शायद पहले ना सुने हो सकता है कि सुने भी होंगे किसी बड़े से, या कभी पहले पढ़ लिया होगा आपने किसी आर्टिकल या न्यूज के अंदर। तो हो सकता है आपने इसके कुछ कुछ टर्म्स सुने हो जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को बाय दिस एज क्लियर नहीं होता है। तो मैं इसको एक ऐसे कहानी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा जहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि बेटा ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और टर्म्स कहती क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां पे हम बेटा एग्रीगेट डिमांड और इन सब चीजों की बात करेंगे, इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जैसे कि बेटा बजट, बजट नाम क्या होता है, एक एस्टिमेशन है, एक अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कि पापा की सैलरी आती है तो एक अनुमान लग जाता है कि इतनी इतनी सैलरी आने वाली है। इसमें से पहले हिस्से बढ़ जाते हैं कि बिजली का खर्चा इतना, पेट्रोल का खर्चा इतना, बच्चों की स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस इतनी, मम्मी पापा के जो आपके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन ग्रैंड पेरेंट्स की दवाई का खर्चा इतना। और ऐसे करके आप अलग अलग अपनी एक्सपेंसेस को बांट देते हो कि क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, और फिर कुछ सेव करने की कोशिश करते हो। तो जितना पैसा आया
उसमें से हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है हमारे खर्चों को, कितना बचाया है, कितना स्पेंड किया है, कहाँ कहाँ स्पेंड किया है। तो एक बेसिकली अनुमान तो लगाते ही सब लोग घर में, मम्मी और पापा मिलके वो एक ऐसा खाता बनाते हैं ना कि भैया खर्चे कितने हुए इस महीने, कितना पैसा सेव किया, तो एक बजट बनता है। बेसिकली ऐसा ही गवर्नमेंट पूरे देश के लिए बजट बनाती है। तो इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर अपन ऐसी बातें करें जैसे फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, तो फॉरेन के पैसे आने से हमारा क्या फायदा, हमें उससे कैसा इंपैक्ट होता है, एक्सचेंज रेट से हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसी सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे कुल चैप्टर हैं जिसमें इनके अंदर भी काफी सारे सब टॉपिक्स हैं जिनके अंदर ब्रीफ डिस्कशंस की जरूरत है, जो कि हम थ्रू आउट द सेशन आपके साथ करेंगे। तो हमें पहले एक चीज आपको वादा करना पड़ेगा कि 100 में से 100 आपको नंबर लाने पड़ेंगे। ये 100 में से 100 बेटा जो नंबर है ये आपको लाने पड़ेंगे। ये 100 में से 100 आपका टारगेट है। आपका टारगेट ये 100 में से 100 ही होना चाहिए। 99 के लिए बेटा मैं यहां पे नहीं आया हूं, ना ही 98 के लिए आया हूं। आप अगर आए हैं तो ये 100 नंबर लेके जाएंगे, वरना मेरा और आपके मिलने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेरे सानिध्य में हैं तो आप ये 100 में से 100 लेकर ही जाएंगे। पहले भी लेके आया हूं लोगों के, इस बार भी लाए थे और अगली बार भी लाने हैं। तो इतना अगर विश्वास मुझे अपने आप पे है तो आपको इतना सा विश्वास रखना कि हां, जो सर ने अगर बोला है तो ये लाया जा सकता है। हम लोग साथ में मिलकर इन टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ेंगे, रियल लाइफ से रिलेट करके, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे एक्सप्लेनेशन जहां पे हम कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे। अगर ऐसी सारी चीजें अगर आपके साथ होंगी, जैसा जैसा मैं बताते जाऊं, अगर आप वैसा वैसा करते जा रहे हैं, तो बेटा ये लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दैट इज लाइक, ये आप वाणी समझ लीजिए, हमें बुल्स आई को हिट करना है। जहां पे वो जो आपने देखा होगा ना बुल्स आई, कि एकदम सटीक निशाने पे आपको हिट करना है, जो कि है 100 में से 100। अगर बस की होती तो 110 भी ले आते, पर अनफॉर्चुनेटली हमें मैक्सिमम मार्क्स कितने ऑब्टेन कर सकते हैं, 100। तो आपके पास ये पूरा पूरा क्राइटेरिया है, आप आराम से इसके अंदर 100 में से 100 ला सकते हैं, वरना आपका और मेरा मिलना व्यर्थ है। अब आ जाते हैं बेटा कि उसके पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनका वेटेज क्या है। तो वेटेज देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन इन जनरल कोई वेटेज रखता नहीं है, लेकिन हाँ आप एक आध मार्क मानना चाहो तो मान सकते हो, बट वैसे तो कुछ इतना वेटेज होता नहीं है। लेकिन कंसिडरेशन हम चैप्टर नंबर 2 से देते हैं, दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर आप 10 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 मार्क्स तक के आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो चीजें, है ना। 10 मार्क्स इज ऑलरेडी, मतलब ऐसा होता है, अवॉर्डेड होता है, इसके अंदर अलॉटेड है कि आप 10 मार्क्स तक इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके अंदर आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना मनी एंड बैंकिंग, जहां पे बताया जा रहा है कि मनी क्या काम करता है, बैंकिंग सेक्टर क्या है और इनका काम क्या है, एस्पेक्ट क्या है, वो सारी बातें करते हैं। इसके अंदर बेटा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाय द वे। तो इसके अंदर ये कम से कम 6 मार्क्स तक का आता है। 6 मार्क्स तक आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 मार्क्स तक इसके अंदर एक्सपेक्टेशन होती है कि इसके अंदर ये पेपर बनेगा, 6 मार्क्स तक का। फिर उसके बाद आता है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है आपका अराउंड एग्रीगेट डिमांड वगैरह टॉपिक्स आपने आज सुने होंगे। इसके अंदर बेटा ये अच्छा खासा वेटेज लेके आता है, दैट इज 12 नंबर, 12 मार्क्स या 12 मार्क्स के आसपास तक वेटेज लेके आता है। तो इसमें अच्छे खासे मार्क्स आपके वेटेज लेके चल रहा है, तो इसको तो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से 6 मार्क्स और। यहां पे 6 मार्क्स आपके और इसके अंदर अज्यूम किए जाते हैं कि 6 मार्क्स तक अलॉटेड है यहां पे भी। तो आप इसमें 6 मार्क्स, इसमें 12, इसमें 6 और इसमें 10, ऐसे करके इसमें अंदर वेटेज दिया गया है। लास्ट जो अपना ओपन इकोनॉमी होता है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज में 3-3 मार्क्स का डिवीजन होता है। तो आप इसको कुल मिला के भी कर सकते हो क्या, 6 मार्क्स। बेटा ये 6 मार्क्स इसके गवर्नमेंट बजट के 6 मार्क्स, एग्रीगेट डिमांड के 12 मार्क्स, मनी एंड बैंकिंग के 6 मार्क्स, नेशनल इनकम के 10 मार्क्स, ये मिलाकर पूरे देखो कितना होता है, 6 6 6 3 6 18, 18 और 12 कितने होते हैं बेटा, टोटल मिला के हो गए अपने 30, और 30 मिला के ये 10 मतलब 40। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से अपने आ जाते हैं कुल 40 मार्क्स टोटल। 40 मार्क्स आपके टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स से आ गए, ये वाली बुक से मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपके कुछ 40 मार्क्स आ गए। बाकी के बचे आप आईईडी मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कर सकते हो, आईईडी।
तो ये टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 80 मार्क्स, जो कि क्या है आपका एक रिटर्न पेपर का पूरा टारगेट 80 मार्क्स, जिसके अंदर मैं अगर 20 मार्क्स और जोड़ दूं तो आपके टोटल कितने हो गए बेटा 100 मार्क्स। 100 मार्क्स जो कि अपना टारगेट है और आप इसको अचीव कर लेंगे, नो डाउट, विदाउट डाउट आप ये पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, विदाउट डाउट, ट्रस्ट मी आप ये ला सकते हैं बहुत आसानी से। पर अगर आपने मेरी बात मानी और मेरा साथ दिया एंड तक, तो हम ये सारी की सारी चीजें इसमें पूरे के पूरे तरीके से फुल एंड फाइनल 100% रिजल्ट लेके आएंगे। तो इसलिए याद रखना टारगेट हमारा यही है बेटा, यही हमारा टारगेट है। दिस इज डन 100 आउट ऑफ 100। अब सर आपने तो बोल दिया कि 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, अब इसके अंदर हम लोग पेपर का पैटर्न ही नहीं जानते हैं। कुछ बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे मार्क्स अचीव करने। अब जैसे बेटा अपन ने अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी है, इंडियन इकोनॉमी की भी बात करेंगे जब इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको, अच्छा चाहे तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने चैप्टर्स के सामने इसका वेटेज भी लिख सकते हैं किताबों में अपने, या आप ऐसा चार्ट बना के इसका वेटेज जरूर लिख लेना, तो आपको मालूम है। अब बेटा हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को वेटेज ज्यादा दो, किसी को कम, किसी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दो, किसी को कम। इंपॉर्टेंट सारे ही है बेटा। क्यों सारे? क्योंकि 100 में से 100 लाने हैं। अगर 100 में से 100 लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, टारगेट नहीं होता, तो हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आप सिलेक्ट कर लो कि भाई ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, बाकी ठीक है 2 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा टारगेट ही पूरे में से पूरा लाना है, तो हर एक चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी बहुत जरूरी है। क्लियर? अब यहां पे नेक्स्ट बात आती है कि सर 100 में से 100 तो लाना है, लेकिन अब क्या करें, पेपर का पैटर्न क्या है। बहुत चीजें सुनने में आती है कि ये बदलाव आ गया, ये चेंज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बिल्कुल कंफ्यूज होने की टेंशन बात नहीं है, आप मेरे पास आए, हर चीज का जवाब मिलेगा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं कि एग्जाम का पैटर्न आपके पास कैसे होने वाला है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, और उसके बारे में आपको एक छोटा सा ब्रीफ देता हूं। तो हम यहां पे बेटा डालते हैं, मैं इस चार्ट पे आपको बताता हूं। तो यहां पे बेटा मैं डालता हूं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, और यहां पे ये है मार्क्स। तो कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन, और ये टोटल मार्क्स। ठीक है, अब ये टोटल मार्क्स बताता हूं। तो बेटा आपके जो होते हैं 20 क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर वाले, जिनका 1 नंबर वेटेज होता है। ऐसे 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके असर्टिव बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कि आपके एमसीक्यूज होते हैं। हम एमसीक्यूज भी काफी सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। ठीक है, ये आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा 20 मार्क्स। तो आपको 20 मार्क्स यहां से मिल गए। फिर आपका आता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि होते हैं कुल 4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप मिलकर बेसिकली 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को 3 नंबर वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे, और टोटल मिला के 4 × 3 = 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स आपको इन 3 नंबर वाले क्वेश्चन से मिल जाएंगे। फिर आता है बेटा नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा, दैट इज 40 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क्स। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके होते हैं कुल 6 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 4 मार्क्स वाले होंगे, और इसका वेटेज क्या बनता है बेटा 6 × 4 दैट इज 24 मार्क्स आपके यहां से आ गए। अब सर इसके साथ आपको एक और सवाल होता है कि भैया इसका वेटेज क्या दे, मतलब वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए। वर्ड लिमिट क्या होगी सर, कि वर्ड लिमिट के बेसिस पे हम आंसर कर सके। तो बेसिकली 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पे आप वर्ड लिमिट एक्सपेक्ट कर सकते हो 60 से 80 वर्ड्स के बीच में। आप 60 से 80 वर्ड के बीच में आप अच्छा एक आंसर लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट, जहां पे आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, इसका वेटेज अगर मैं आपको बताऊं कि कितना आपके वर्ड्स के अंदर आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, टू द वर्ड लिख सकते हैं, और कितनी लिमिट होनी चाहिए, तो उसकी आती है कुछ अराउंड 80 to 100। 80 शब्दों से 100 शब्दों के बीच में आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज अ गुड लिमिट। ठीक है, उसके बाद आपको आता है बेटा ऐसे क्वेश्चन जो कि 6 नंबर वाले हैं, सबसे बड़े क्वेश्चंस, जो कि कुल होते हैं आपके पास 4। अब 6 × 4 ऊपर किया था, 4 × 6 कर दो, सेम वैल्यू आने वाली है, दैट इज 24। तो 24 मार्क्स आपको यहां से मिल गए। और सेम सर इसकी क्या लिमिट होगी वर्ड्स की, वो भी बता दीजिए। तो बिल्कुल बेटा अपने पास होता है 100 से 150 वर्ड्स के बीच की लिमिट। इस बीच में आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो जिससे आप फुल मार्क्स अटेन कर सको। तो दिस इज द वर्ड लिमिट, या आपकी वर्ड लिमिट कर देता हूं मैं WL, वर्ड लिमिट। तो आप वर्ड लिमिट देख सकते हो इसके अंदर। ये तो एमसीक्यू बेस्ड है, ये तो आपका एमसीक्यू हो गया, तो इसमें तो कोई वर्ड लिमिट की टेंशन नहीं है।
उसके बाद आपके आते हैं 3, जहां पे 3 नंबर वालों के लिए 60 से 80 वर्ड्स, 4 नंबर वालों के लिए 80 से 100 और 6 नंबर वालों के लिए 100 से 150। ठीक है, और कुल मिला के बेटा 24 कितना होता है 48, 48 प्लस 12 कितना होता है 60, और 60 प्लस 20 कितना होता है टोटल 80। तो ये जो मेन पेपर होगा आपका वो एक 80 मार्क्स का पेपर होगा, और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के इज इक्वल्स टू 100 मार्क्स, जो कि हमारा टारगेट है। तो ये हमारी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होने वाली है इसके अंदर। अब सर यही होगा क्या, इस सब काम करने से नंबर आ जाएंगे क्या? बेटा ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, हम इवन पीवाईक्यूज तक करेंगे भैया। पीवाईक्यूज क्या होता है सर? पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस मतलब जो पिछले साल के, 5 साल के, 10 साल के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पिछले साल जो चीजें हुई हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता चलता है कि पिछले बार क्या सोचकर उन्होंने पेपर बनाया, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार वो क्या पेपर बनाने वाले हैं। और ये एक प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया जरिया है कि आप पुराने एग्जाम्पल्स को देखकर, पुराने क्वेश्चंस को देखकर आप समझ सकते हो कि वो क्या पूछना चाहते हैं। कई बार ना सेम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं तो हर बार पूछ लेते हैं, और प्रैक्टिस में इतनी आदत हो जाती है कि एग्जैक्ट के एग्जैक्ट सेम के सेम चीजें आपसे दोबारा पूछ ली जाती है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है अपने पास बेटा MIQs। MIQs मतलब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं सर? तो भैया मैं अपने एक्सपीरियंस से इतने साल के आपको बता पाऊंगा कि आप भले ही 12वीं पहली बार दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि कौन से हाईली आस्क्ड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वाले क्वेश्चन इस बार भी आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपको ये याद आ जाएगा कि सर ने ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था और सेम का सेम क्वेश्चन आ गया। बेटा पूरा का पूरा पेपर उठ के आ जाता है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं मैं कि जो भी हम क्लास में क्वेश्चंस करेंगे वो पूरा का पूरा पेपर उठ के आ जाता है। तो इससे क्या समझ आता है कि भैया ये सब एक्सपीरियंस का खेल है, जहां पे आपको मैं बता सकता हूं कौन से हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं बाय सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, या MP बोर्ड, UP बोर्ड, जितने भी आपके बोर्ड्स हैं उनके अंदर। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग इतनी तरह से करेंगे, ऐसी स्टडी से करेंगे कि आपको एकदम कंसेप्चुअली याद हो। क्लियर? उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट, जो कि होता है MIQs। PYQs के बाद होता है MCQs। MCQ की प्रैक्टिस करनी भी जरूरी तो है, 20 मार्क का वेटेज लेके बैठे भाई साहब। तो भैया 20 मार्क्स का वेटेज लेके MCQs जो बैठे हैं ये काफी आसान होता है बटोरना। कई लोगों को लग सकता है कि यार इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है, 4 ऑप्शन होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन सेम लगते हैं। वो बेटा कंफ्यूजन तब होता है जब आप कंसेप्चुअली स्टडी ना करो। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे, ऐसा अच्छा खासा पैराग्राफ दे दिया और आपको बोला जाए कि भैया इसको पढ़ो, तो आप पढ़ते हो, तो आप यहां से चालू करते हो और यहां पे आके एंड करते हो, है ना। अब बेटा यहां से पढ़ना चालू किया, एंड पे आए तो एक चीज आती है दिमाग में, शिट समझना तो भूल ही गए। फिर दोबारा गए, दोबारा जाके पढ़ना चालू किया और दोबारा जाके पढ़ना चालू करके समझ आता है कि यार थोड़ा बहुत समझ आया है। फिर तीसरी बार में पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत और समझ आता है, फिर थोड़ा बहुत, ऐसे करते करते एट द एंड रट जाता है वो आंसर। फिर एग्जाम में आए और एग्जाम में पूछा जाता है कि सेम सवाल पूछा गया और आप सोचते ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जब पेपर पढ़ने के बाद जब आंसर लिखने आते हैं तो ऐसा लगता है यार शिट, स्टार्टिंग बता दे कोई, बस स्टार्टिंग का एक वर्ड बता दो भगवान, उसके बाद तो पूरा आंसर छाप मारूंगा। ए भाई प्लीज स्टार्टिंग का एक वर्ड बता देना, ए बहन प्लीज एक स्टार्टिंग का एक वर्ड बता देना, ओ भाई प्लीज बता देना, दोस्त नहीं है क्या, भाई नहीं है क्या। ऐसी बातें होने लगती है एग्जाम हॉल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी नहीं थी, आपने सिर्फ इस बात को रट लिया है। और बेटा अगर हम आपस में मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर हमने इस चीज को नॉलेज की तरह नहीं समझा कि बाद में जाके भी कुछ ना कुछ आपके काम आने वाली है, सिर्फ आपने मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ा और हमने यही स्ट्रैटेजी रखी, तो मेरा और आपका मिलना व्यर्थ ही हो गया। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज मिलेगी, आप सीरियसली नॉलेज को गेन करेंगे, एक बेहतर इंसान बन पाएंगे कि बाहर जाके अगर किसी के सामने मुंह खोलना भी पड़ा तो लगे कि भैया सानिध्य शर्मा से पढ़े। समझ आया? तो ये सब आपके लिए बड़ा बनाया जाएगा, जो कि आपके मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी में भी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ बेटा ये सारे टॉपिक्स के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके वन शॉट रिवीजन भी बनाएंगे। वन शॉट रिवीजन क्या, अब पूरे दिन पेपर से एक दिन पहले आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना पन्ने पलट रहे भैया। मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी जगह है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी जगह है, और इतने सारा बड़ा लिखा हुआ है, पन्ने पलटाए जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें। बेटा उसकी जगह आप, मैं मेहनत कर लेता हूं ना आपकी जगह पे,
तो मैं पूरा का पूरा आपको समराइज करके एक ही जगह पे एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा रिवीजन मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वन शॉट रिवीजन भी मैं आपका बनाकर दूंगा। तो हम ये सारी मेहनत, बेटा इतनी सारी मेहनत के बाद वन शॉट रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, आप बताइए इतना पढ़ने के बाद, इतना वेटेज हर एक चीज टॉपिक को पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद हम जाके 100 में से 100 ला पाते हैं। तो जिसको भी लग रहा है कि भैया ऐसे ही आ जाएंगे, तो नहीं होता। 98 से 100 लाने वाली जर्नी सबसे मुश्किल होती है। 90 प्लस लाना तो आसान होता है, लेकिन 98, 99 से 100 बनाने में ये सारी मेहनत लगती है, और वो करेंगे हम। आप आए हैं, आप आए, मिले, हम सब सारी चीजें करेंगे, वो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्लियर? तो ये कुछ हमारा पैटर्न होगा, ये हमारी कुछ स्ट्रैटेजी है जो कि हम फॉलो करने वाले हैं पूरे सेशन के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बट बिफोर यू गो, आई वुड लाइक टू टेल कि यहां पे इन मैग्नेट ब्रेन्स वी हैव दिस वेबसाइट जहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स टोटली फॉर फ्री मिलते हैं। तो आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, सीबीएसई हिंदी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, ये सारे के सारे के अंदर आप सारे के सारे वीडियोस फॉर फ्री देख सकते हो। बेटा हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, और ये सारी की सारी आप अवेलेबिलिटीज ले सकते हो, फ्रॉम आईपैड टू फोन्स टू लैपटॉप्स। जहां से चाहें, जिस कोने से चाहें, आप ये वीडियोस देख सकते हैं फॉर ऑल फ्री। उसके साथ साथ अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको ई नोट्स मिल जाएंगे, तो ई नोट्स आप ले सकते हैं और ई बुक्स ले सकते हैं, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप जाकर वो सारी ई बुक्स और ई नोटबुक्स वगैरह आप ले सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। यहां पर जाके भी आप इस मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और हम ही साथ मिलकर इस टारगेट को अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।